वेयर हाउस जो है वो भिवंडी में, जहाँ तक मैंने अपने सोर्सेस से मालूमात ली, बिफोर 93 से तो मैं देख ही रहा हूँ। 1980 के आसपास में ये भिवंडी में वेयर हाउस का कल्चर स्टार्ट हुआ। और ये वेयर हाउसेज जो है, जिसको गोडाउन बताया था, एक सुनील तमाने करके एक साउथ इंडियन थे। सुनील तमा। हाँ, उन्होंने इसको यहाँ पे भिवंडी में स्टार्ट किया। एक्चुअली भिवंडी लोकेशन वाइज, जोग्राफिकल कंडीशन भिवंडी का वन ऑफ द बेस्ट था पहले से। हायर कनेक्टिविटी higher हमेशा था। और उस टाइम पे ऑक्टायर का ज़माना था। अब बॉम्बे के बाहर किसी को माल रखना है तो नियर बाय बॉम्बे कहाँ रखें। और जो ढाबे आज हम लोग, हमारे अपने ढाबे हो गए, फैमिलियर ढाबे, वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लेते हैं। जो एक्चुअल ढाबे हैं। 2007 और 8 आते थे लॉजिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले लॉजिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था और ई कॉमर्स भी नहीं था। अमेजोन का वेयर हाउस इन इंडिया, बैंगलोर में ऑफिस था 2006 और 7। हमने 7 और 8 के बीच में उसको 1,25,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस दिया, वाटिका होटल के सामने बिहाइंड द पाइप है, जहाँ पे आज मेरा ऑफिस है। बराबर है, उसके रिक्वायरमेंट से वेयर हाउस दिया। वो वेयर हाउस आज भी वो यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसका पहला वेयर हाउस है। उससे अच्छे उससे अपग्रेडेशन के, बेटर साइज के, बेटर हाइट के उसके वेयर हाउसेस हैं, लेकिन अमेजोन ने आज भी वो वेयर हाउस नहीं छोड़ा। अच्छा, ये इंसिडेंट के टाइम पे आपको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मिला था या किसी का इन जनरल सपोर्ट जिसने आपको सपोर्ट किया ये इंसिडेंट के टाइम पे? ये सब जो ग्रामीण के जितने भी लोग थे वो हमारे सपोर्टर थे। अब उसमें ग्रामीण में उस वक्त ऐसा कोई एमएलए तो भिवंडी का था, भिवंडी सिंगल गिना जाता था, तो ग्रामीण की पॉलिटिक्स उस लेवल पे थी ही नहीं। एमपी दामू पे सिंगला था, एक जैसे होता है ना। बाद में हमारे सुरेश टौरे साहब आए, बाद में योगेश पाटिल आए, तो ये हुआ। तो उस टाइम पे जितने भी पंचायत समिति, जिला परिषद, चाहे वो आरसी पाटिल हो, चाहे कपिल पाटिल हो, माधव चौगले साहब हो, फिर हमारे आज के खासदार बाले मामा, ये सब हमारे सपोर्टर रहे, क्योंकि उनका एरिया, उनकी ज़मीन और उनके सबके लिए, जो आज मोदी जी बोलते सबका साथ सबका विकास, वो ग्रामीण ने करके दिखाया 2005 क्योंकि सबकी सोच थी, सबकी यूनिटी थी सब। आज हम लोग यूनिटी की बात कहीं पे भी करते हैं, वो यूनिटी हमने 2005 में सबको साथ में लेके उसको प्रूव करके दिखाया। अभी तक हमने जो किया वो टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड करता है, बट अब हमको पता है कि नेक्स्ट 25 साल को मैं किस तरह से देखूँ। तो भिवंडी ने हमेशा माइग्रेंट पीपल, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का, कोई भी रिलीजियस का, कोई भी कास्ट का रहा, उसको वेलकम किया। और ऊपर वाले की भी माया देखो, हिजरत में जो बरकत बोलते हैं, पैसा भी उनको ही दिया ऊपर वाले ने। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो भिवंडी में वेयर हाउस का फ्यूचर जो है बहुत अच्छा है, बहुत उस पर लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और सोर्स ऑफ इनकम भी है। हेलो एवरीवन, लाइफ इन भिवंडी के पॉडकास्ट सीरीज पे आप सभी का वेलकम है। हम फिर से हाजिर है एक नए पॉडकास्ट के साथ। इस सीरीज में जो हम टारगेट करेंगे वो भिवंडी के वेयर हाउसेज, उसकी हिस्ट्री, उसका फाउंडेशन कहाँ से आया, भिवंडी इतना बड़ा वेयर हाउस अब कैसे बना, एशिया का लार्जेस्ट वेयर हाउस अब हमें बोला जाता है। इसके लिए जो हमारे गेस्ट है वो है मिस्टर के दुर्राज, ऑल्सो नोन एज दुर्राज कामनकर। हेलो सर। एक छोटा इंट्रोडक्शन इनके बारे में। ये क्रेडाई MCHI के प्रेसिडेंट है भिवंडी यूनिट के। ही इज़ द फाउंडर एंड टेक्निकल एडवाइजर फॉर भिवंडी तालुका बिल्डर्स एसोसिएशन। ही इज़ द BNMC committee member for education and a very renowned and well experienced person from KK and Associates, established in 1993, Mr. KK Doraj himself. Hello sir. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट ऑफ लाइफ इन भिवंडी। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए और हमारे साथ भिवंडी के वेयर हाउसेस के बारे में डिस्कस करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन द थैंक्स कि लाइफ इन भिवंडी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं भिवंडी के लोगों के सामने, और एंटायर भिवंडी तालुका, नॉट थाना, डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल, जहाँ जहाँ ये ब्रॉडकास्ट जाएगा, उन सब को मैं भिवंडी के वेयर हाउस के बारे में रियल हिस्ट्री और
एक्चुअल रियलिटी एज ऑन टुडे क्या है वो बताने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, ऐसा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। हमारे पास सर कुछ क्वेश्चंस है कि हमने ऐसा सुना है कि आप सबसे ओल्डेस्ट, सबसे एक्सपीरियंस ऐसे आदमी हैं जो भिवंडी के वेयरहाउसिंग से कनेक्टेड है अमंगस्ट ऑल द बिल्डर्स, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स एंड डेवलपर्स। क्या ये सही बात है? अ, इस बात को मैं लगभग तो सही मानता हूँ, जहाँ तक मैं मेरे आस्पेक्ट से, मेरे एंगल से देखता हूँ। और ये बात मैंने हमारे अपने हर प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट की कि मेरे करियर मेरा स्टार्ट हुआ 93 में। 1993 में जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ, मैं भी भिवंडी के पुराने सिटी में बंदर मोहल्ले से था। तो मेरी सोच कुछ अलग करने की थी, क्योंकि उस टाइम पे भिवंडी में सिटी के अंदर इतने ऑप्शंस नहीं थे कि आप कुछ अलग करें, कुछ यूनिक करें, कुछ चैलेंजिंग वर्क करें, क्योंकि लूम और लूम के ऊपर हम रहते थे, नीचे लूम था। मेजॉरिटी पूरा भिवंडी तो हाँ, जैसे पावर लूम इंडस्ट्री पे आपका डिपेंडेंट कंपाउंड भी उसी तरह से, ऑफिस सेट कंपाउंड जिसको आप बोलते हो, वो भी उसी तरह से। तो अभी तक वही कल्चर मैंने देखा था। मैं सोचा कुछ नया करते हैं। अब नया करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो बाहर जाने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट मुझे मिला दामन का नाके से हमारे एक सॉरी यशवंत चौधरी सर थे जो गुजर गए। उनका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे बैठने के लिए और सब फ्रीडम काम करने के लिए और मॉरल और एथिकली सपोर्ट दिया, किया। जिसकी वजह से एक भिवंडी के अंदर का एक बच्चा 20-22 साल की उम्र में उस एरिया में, जिसको आप ग्रामीण एरिया बोलते हो, उसमें घूमना स्टार्ट किया। वेयर हाउस जो है वो भिवंडी में, जहाँ तक मैंने अपने सोर्सेस से मालूमात ली, बिफोर 93 से तो मैं देख ही रहा हूँ। 1980 के आसपास में ये भिवंडी में वेयर हाउस का कल्चर स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे इस वेयर हाउस को गोडाउन बोला जाता था। और ये गोडाउन मतलब हम अभी बात कर रहे हैं कि वेयर हाउसेस का भिवंडी में हिस्टोरिकल हाँ, बैकग्राउंड का है। ये सब चालू कहाँ से हुआ, मतलब? ठीक है। 1980 के आसपास में, 1980s। 1980s के आसपास में, जैसे मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि 1980 के आसपास में गोडाउन का काम स्टार्ट हुआ। और टिपिकल जैसे अपने अगर आप कारखाने देखते हो, सीमेंट पतरा शेड, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की दीवारें और 12 फीट हाइट, कच्ची ज़मीन, ऐसे करके वेयर हाउसेज बनने लगे। और ये वेयर हाउसेज जो है, जिसको गोडाउन बोला जाता है, एक सुनील तमाने करके एक साउथ इंडियन थे। सुनील तमाने। हाँ, उन्होंने इसको यहाँ पे भिवंडी में स्टार्ट किया। एक्चुअली भिवंडी लोकेशन वाइज, जोग्राफिकल कंडीशन भिवंडी का वन ऑफ द बेस्ट था पहले से। हायर कनेक्टिविटी हमेशा से। और उस टाइम पे ऑक्ट्रा का ज़माना था। अब बॉम्बे के बाहर किसी को माल रखना तो नियर बाय बॉम्बे कहाँ रखे, थाना भी कारपोरेशन था, तो थाना के बाहर कहाँ रखे, बराबर। फिर भिवंडी भी ऑक्ट्रा जोन था, तो ऑक्ट्रा जोन फ्री एरिया जो था हमको कनेक्टिविटी के हिसाब से, दैट टाइम बाईपास भी नहीं था। बाईपास भी बाद में 90 के बाद आया। बराबर। उस टाइम पे ये भिवंडी का एक पैच था जिसको 7.5-8 किलोमीटर बोलते हैं हम लोग, अंजूर फाटे से लेके कशेली के बीच का। ये दापोरा रोड भी नहीं था, मानकोली भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो उस बीच में ये जो है, यहाँ पे ट्रक दौड़ते थे। और जो ढाबे आज हम लोग, हमारे अपने ढाबे हो गए हैं, फैमिलियर ढाबे, वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के जो एक्चुअल ढाबे रहा। उस बीच में ऑक्ट्रा फ्री जोन में इस बंदे ने कुछ गोडाउन्स गाँव वालों से बात करके, गाँव वालों से सपोर्ट लेके, वहाँ पे उसने गोडाउन का काम स्टार्ट किया। एरिया मतलब ढाबा रोड का। हाँ, पूर्णा रानाल की, रानाल के एरिया में। जैसे हम अंजूर फाटा क्रॉस करते हैं, फर्स्ट हमारा एरिया था रानाल, ऑक्ट्रा फ्री एरिया मैं जो कह रहा हूँ। तो वहाँ पे ये वेयर हाउस का गोडाउन का कल्चर स्टार्ट हुआ। अब भिवंडी की खासियत ये थी कि भिवंडी के बीच में से हमारा नेशनल हाईवे मुंबई ओल्ड आगरा रोड जाता है, और भिवंडी की एक साइड से हमारा अहमदाबाद हाईवे जाता है, जो वसई रोड, जिसको कॉमन वसई बोलते हैं। तो भिवंडी जोग्राफिकली कंडीशन, दो हाईवे उसको लगते हैं। ये बहुत कम सिटीज को ऐसा होता है कि दोनों हाईवे से कनेक्टेड रहा। मतलब नासिक से भी कनेक्टिविटी आगरा, हाँ, मुंबई आगरा कनेक्टेड रहा, जो सिटी के अंदर से जाता था, और एक वो कॉमन रोड से जाता था। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उस टाइम पे इतना मालगाड़ी और ये सब था नहीं, और ट्रेन। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ गोडाउन। और
सही बात बताऊं कि हम लोग कॉलेज के ज़माने में साबू सिद्दीकी में पढ़ा करते थे, तो एसटी बस से बस में बैठने का और थाना तक जाने का, तो ये रानाल, पूर्णा, कालेर ये सब देखते रहने का देखते मैं, रहते। और माइंड में सोचने का ये क्या है क्या नहीं, इस तरह से फिर उस पर इंटरेस्ट बढ़ते गया और उस पर फोकस का सोचा गया। जब मैं 93 में यहाँ पर आया और मुझे मतलब 90 से 3 इयर्स मैंने प्रैक्टिस की कहीं खाली पक्की करके, हमारे कंसल्टेंट थे उनके यहाँ मैंने कुछ सीखा, बना, जो भी किया, जॉब किया वहाँ जॉब पे, किया वहाँ पे। इंटर्नशिप। हाँ, उसके बाद जब मैंने सेल्फ इनके सपोर्ट से स्टार्ट किया, तो मेरा माइंड में ये था कि मैं भिवंडी के बाहर कहीं काम करूँ, और गोडाउन इंडस्ट्रीज में मुझे कुछ चांसेस मिला। तो जब मैंने इंटर किया तो वही सीमेंट पतरे वाले गोडाउन 93 में भी देख रहा हूँ, और 93 मतलब 1-2 साल बीच में काफ़ी पूरे ऑल ओवर इंडिया के खराब गए, बाबरी मस्जिद इशू, राम जन्मभूमि इशू, फिर बॉम्ब ब्लास्ट, ये सब। उसके बाद मैं इस फील्ड में आया था। 15 अगस्त मेरा डे स्टार्ट है, फर्स्ट डे। अब सोचा कि यार ये गोडाउन जो है, ये हम लोग इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या? मतलब इसको और इवॉल्व कर सकते हैं या क्वालिटी बढ़ा सकते हैं अपग्रेड इसकी। कर हाँ। सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो जब सोचते थे तो समझ में आता था यार, ये तो ज़्यादातर कपड़ा मार्केट वाले इस्तेमाल करते हैं अपना यान रखने के लिए, मतलब मैक्सिमम। हाँ, उसके लिए मेजर यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले ही टेक्सटाइल करते वाले हैं। यूज़ करते थे। तो उसमें ऑप्शंस कम थे। फिर थोड़ा कुछ आगे स्टडी किया तो पता चला कि होम अप्लायंसेस जो हमारे टीवी, फ्रिज, इनकी जो कंपनी थी, और बेसिक जो हमारे एसेंशियल आइटम्स जो हैं, अपना टूथपेस्ट है, ये सब हिंदुस्तान लीवर उस टाइम पे बहुत जोर में था। उन लोगों को छोटे छोटे वेयर हाउस की जरूरत पड़ती थी। लॉजिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं उस था ही टाइम पे। नहीं। तो मैंने सबसे पहले, हमारे कुछ बिल्डर्स थे जो उस टाइम पे शेड बना, तो उनसे मैंने कहा कि कुछ अलग करते हैं। पुराने गोडाउन जो थे हमारे 2000 फुट के थे, उसके बाद सेक्शन वाइज था, बीच में वॉल थी। तो एक गोडाउन इधर, दूसरा उसके बाजू में, तीसरा उसके बाजू में, तो इधर से मटेरियल बाहर लेके जाने का, फिर इधर से मटेरियल अंदर लेके आने, लेके हैंडलिंग इज नॉट पॉसिबल। हमने सैमसंग कंपनी होम अप्लायंसेस और हिंदुस्तान लीवर, ये दोनों के लिए बहुत अच्छे बिल्डर के सपोर्ट से, डेयरिंग से, कन्वेंशनल सिस्टम में अपनी उपलब्धि, अपना माइंड लगा के 50,000 के एक वेयर हाउसेस बना दी। 15,000 स्क्वायर, 50,000, 50,000 स्क्वायर फीट। 50,000 स्क्वायर फीट। हाँ, 50,000 स्क्वायर फीट के 94 में मैंने 2 वेयर हाउसेस बना दिए, कन्वेंशनल टाइप, दापोरा रोड पे। अब वो गोडाउन जब बनाए, तो अब कॉन्सेप्ट भी पूरा चेंज हो गया। हैंडलिंग इजी, मैनेजमेंट इजी, कंट्रोलिंग इजी। तो कंपनी जब देखने लग गई, तो सारी जो कंपनी जो पुराने छोटे छोटे वेयर हाउसेस बैठी थी, वो डिमांड करने लग गए कि हमको इस तरह के वेयर हाउसेस दो। तो उस टाइम पे गोदरेज भी था, तो लॉजिस्टिक था ही नहीं, मैंने बताया हर कंपनी के अपने वेयर हाउसेस होते थे। ये करते करते हमको एक थोड़ा सा मार्केट में सेक्टर ये लगा कि सीमेंट पत्थर जो है, लीकेज का प्रॉब्लम भी है। बारिश में कभी उड़ जाते हैं, तो इमरजेंसी में हमारे पास उसको रिलीफ देने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और मेंटेनेंस भी हाँ, है। और इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है, तो कुछ कुछ किया जाए, तो कुछ समझाए, फिर आरसीसी का कॉन्सेप्ट लाए। तो आरसीसी में लाइट वेट छोटे जो भी ये है, सामान है या स्टोरेज कैपेसिटी हो, वो हमने आरसीसी वेयर हाउसेस कालेर, कशीरी में, ये सब में बनाना स्टार्ट किया। वो ज़माना था 96 से 98, 99 में। सिर्फ ग्राउंड बनाते जा रहे थे। अब ग्राउंड बनाते बनाते लोगों को कल्चर समझ में आ गया, यार ये अच्छा, इसमें चोरी का भी डर कम हो गया गोडाउन में। फिर वेदर इफेक्टेड कम हो गया, हीट कम हो गई, सीमेंट के बदले में हीट ज़्यादा थी, तो उसका डिमांड बढ़ते गया। लेकिन वो ग्राउंड ग्राउंड ही चलता रहा। हम परेशान थे कि हम लोग उसको मल्टी लेवल पे जाना है। मल्टी लेवल कैसे कर रहे हैं? अब मल्टी लेवल जाते जाते नहीं जा पा रहे थे, ना मार्केट साथ दे रहा था, ना कस्टमर साथ दे रहा था को, कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे क्यों जाऊंगा, मैं मटेरियल हैंडलिंग कैसे करूंगा। अचानक एक्साइज आ गया कपड़ा मार्केट में, लूम में बड़ी स्ट्राइक हुई उस टाइम पे। जब जैसी एक्साइज आया ना, तो हमारे पास ऑक्ट्रा फ्री जोन होने की वजह से फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास टेक्सटाइल वाले जितने भी जो पैकेजिंग करते हैं, कपड़ा टाका फिनिशिंग बांधते करते हैं, हैं। फिर ना,
वो सब लोगों की हमारे पास रिक्वायरमेंट आने लग गई और वो सस्ती जगह और रेंट पे जगह ढूंढने के चक्कर में फर्स्ट फ्लोर पे जाने को तैयार होगी कि एक गठरी जो है एक आदमी 70-80 किलो के ऊपर लेके चढ़ेगा मजदूर, वो हिसाब से हमारा फर्स्ट फ्लोर पे स्टार्ट हुआ। उसका देखा देखी हमारे पास फार्मा वाले आ गए, लाइट वेट मटेरियल वाले आ गए। अब फार्मा लाइट वेट मटेरियल, फिर ऑप्शन निकाला, हॉई स्लीव लगाया, मतलब हॉई स्लीव जो होता है केबल होता है जिससे वो चैन पुल्ली लगा के उस तरह का किया, कैच बना के उसको ऊपर खींचा। इस तरह से हमारा जर्नी चलते रहा। लेकिन माइंड में यही था कि कुछ नया डेवलपमेंट करना है इस इंडस्ट्री को, मैं कुछ ना कुछ नया रिवोल्यूशंस लेके आना। तो काफ़ी सर्च करता रहा मैं कि कुछ नया किया जाए। अब वो सर्च में इतने इजी वसाइल तो थे नहीं कि मैं मोबाइल लिया, गूगल देखा, नेट सिस्टम उतना इजी नहीं था, हाथ में दुनिया थी नहीं। आज आपके हाथ में, हमारे हाथ में दुनिया है। जितने भी एग्जीबिशंस होते थे, पहले तो रिसर्च करना पड़ता था, नई जितने इन्फॉर्मेशन भी एग्जीबिशंस होते थे सब जाके अटेंड करता था, जहाँ मौका मिले वहाँ पे जाता था। और एक दिन मुझे एक नई टेक्नोलॉजी मिली जो इंडिया में फर्स्ट टाइम आई थी, सेल्फ सपोर्टेड डोम स्ट्रक्चर। अगर आपने राउंड वाले पत्थर के अगर वेयर हाउसेस देखे तो वो इंडिया में न्यू, हमारे लिए न्यू नहीं, इंडिया में ही न्यू। और उसको हमने हमारे क्लाइंट के सपोर्ट से और फिर अगर देखिए मुझे परफॉर्म करने की काबिलियत मेरे पास अगर बहुत है, लेकिन मुझे स्टेज नहीं दोगे तो मैं परफॉर्म कैसे करूँगा? सही बात है। तो जो स्टेज देगा, जो अपने पास खुद के जगह पे ट्रायल करेगा, वही सब कुछ है। तो ऐसे बिल्डर लोगों का साथ मिला जिन्होंने बोला नहीं कि साहब अपन इसको ट्राई करते हैं। हमने बाईपास पे एक सेफ एक्सप्रेस करके वेयर हाउस बनाया। सेफ एक्सप्रेस वो इंडिया का फर्स्ट वेयर हाउस है जो सेल्फ सपोर्टिंग डोम स्ट्रक्चर है। प्रोफ्लेक्स करके कंपनी है और ये टेक्नोलॉजी अमेरिका से आई, ना हमारे सिलेबस में है, ना हमारा आईएस कोड अलाउ करता है, कुछ नहीं करता है। बस एक सीखना है उनके साथ बैठने का, उनके इंजीनियर के साथ बैठने का, फॉरेन से आते थे, समझाते थे, और वो डोम स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया। और डोम भी बनता था, शीटिंग साइड पे बनती थी, उनकी मशीनरी साइड पे आती थी और कॉयल आते थे। और वो कॉयल भी उस टाइम पे हमारे ऑस्ट्रेलिया से आते थे। मतलब सारे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके टेक्नोलॉजी के जो टेक था कंपनी, उसके सीट्स हमारे पास कॉइल फॉर्म में वहाँ से आते थे। जब हमने उसको साइट पे जब इंस्टॉलेशन करके शीटिंग का स्टार्ट किया, मुझे लगता है कि पूरे बॉम्बे रीजन से कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो गोडाउन फैक्ट्री में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने कभी विजिट नहीं किया होगा। मतलब एक तमाशा जैसे बोलते हैं वैसा लगता था, लोग देखते थे। और ये स्टार्ट किया, इस टेक्नोलॉजी को 1-2 साल हमने यूज़ किया, लेकिन फिर लगता था कि यार इसमें कुछ चीज़ें टेक्निकली नंबर्स ऑफ कॉलम ज़्यादा करना पड़ते हैं, 4 क्लिप का मूवमेंट ईजी नहीं होता है, थोड़ा फ्लो रहता है। हाँ, और हाइट का भी रिस्ट्रिक्शन, हाइट करने जाता हूँ तो प्रॉब्लम्स है। ये सब कुछ ना कुछ और भी सर्च पे रहना चाहिए। 2004 के आसपास हमको टेक्नोलॉजी जो मिली, जो इंटरनेशनल लेवल की टेक्नोलॉजी, इस प्री इंजीनियर बिल्डिंग, जो पूरी बिल्डिंग इसमें वर्कशॉप में बनती है और हमारे साइट पे आके वो फिटिंग होती है विदाउट एनी वेल्डिंग मशीन और एनी कटर। इस प्री इंजीनियर बिल्डिंग इसीलिए बोला जाता है उसको। और ये टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में चलती है वेयर हाउसिंग के लिए। तो वो प्री इंजीनियर बिल्डिंग फर्स्ट इंट्रोड्यूस हमने किया 2004 में। वो अगेन दापोड़ा में किया और एक ग्लोब कॉम्प्लेक्स करके हमारा था, वहाँ पे हमने उसको इंट्रोड्यूस किया और उसको कंप्लीट करके पहला वेयर हाउस हमने जो दिया वो गोदरेज कंपनी को दिया। गोदरेज कंपनी को दिया और जब उनको समझ में आ गया कि इसको हाई रैकिंग भी कर सकते हैं, मल्टी लेवल भी बना सकते हैं, तो सबके लिए नई चीज़ थी। तो इस तरह से पीबी का एक नया रिवोल्यूशन 2004 में हमने भिवंडी में लाया। मतलब वो मोमेंट ऐसा था जहाँ पे वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री पूरी टर्निंग मोमेंट एकदम क्लास टर्निंग।
उसके बाद उसमें अपग्रेडेशन के नाम पे साइज चेंज होते गए, हाइट बढ़ते गई, बट टेक्नोलॉजीज नाउ तब भी सेम थी, आज भी सेम। तो ये सबसे बड़ा उसमें पॉइंट है। और उस वेयर हाउसेस को हम लोग साइजेस में जितनी साइज चाहते थे वो साइज में उसको बनाते मतलब जाते थे, कस्टमाइजेबल हो गया था। कस्टमाइजेबल होता गया। तो और इस तरह से हमारी ये जर्नी चलती रही और इस पे हम लोग काम करते रहे। और आज जो आप जितने भी कलर कोटेड शीट वाले वेयर हाउसेस देखते हो, ये टोटल इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस हमारा। इंजीनियरिंग में सिलेबस ही नहीं था, अब नया 2-4 साल से बच्चे लोग बोलते आया हुआ। हमने बताया ना कि जो लोग बोलते हैं ना कि एजुकेशन नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म नहीं होती, वही चीज़ है और उसी पे अमल किया तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि मैंने तो स्टोरीज ही सुनी है कि 2005 जुलाई में जब फ्लड्स आए थे तो एक मोमेंट ऐसा आया था कि भिवंडी से सब वेयर हाउसेस को शिफ्ट होने का ऑर्डर मिला था पनवेल, बिकॉज भिवंडी वाज नॉट सीन एज रिलायबल कि यहाँ पे बाबा पानी भरने का इशू है या ऐसा कुछ है। तो वो टाइम पे मैंने ऐसा सुना है कि आपने बहुत ट्राई करके फिर उसको यहीं पे रिटेन किया कि ये पनवेल ना शिफ्ट हो। इज इट ट्रू? यस, ये 100% राइट है, क्योंकि 2005 जो 26 जुलाई जो हुआ हमारा, तो मैंने आपको बताया कि जो पुराने वेयर हाउसेस मेरे कालेर, कशेली, रानाल, तो मेजर पार्ट इस कालेर इफेक्टेड हुआ हमारा, खारी के नज़दीक होने से। और वो वेयर हाउसेस ऐसे पानी में गए कि उसके शटर तक डूब गए। मतलब 2-3 फीट पानी नहीं गया, 10 फीट, 8 फीट। अगर आपका किसी का होम अप्लायंसेस वाले का फ्रिज रखा है तो फ्रिज 2 फीट नहीं डूबा है, फ्रिज के ऊपर से पानी जा रहा है, मतलब टोटल लॉस। और जब वो लॉस को कैलकुलेशन करने का टाइम आया तो पता चला कि इसका इंश्योरेंस भी नहीं फ्लड का। अब कंपनी वाले काफ़ी परेशान रहे और दो दिन, मेरे को लगता है कि 2 दिन तक वो पानी रहा। तो इन्होंने सब ने मन बनाया कि अपने को यहाँ से शिफ्ट हो गया, कि ये डिसाइड हो गया भिवंडी इज फ्लडेड जोन। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, उस टाइम पे भी मैंने सब कंपनी वालों को अप्रोच किया और हमने न्यू बॉम्बे में एक मीटिंग की, जिसमें गोदरेज से, सैमसंग से, हिंदुस्तान लीवर से, है ना, अदर्स सब लोग आए थे, कुछ ट्रांसपोर्टर्स भी थे। मैंने उनको बोला 26 जुलाई तो एक इंसिडेंट था, एक्सीडेंट, उसको इससे कंपेयर मत करो। हम आपको नया लोकेशन देते हैं, नए एरिया में लेके चलते हैं और आप वहाँ पे वेयर हाउसेस लो और नई टेक्नोलॉजी में देते हैं। आप सीमेंट शीट से निकलिए और मेरे पीईबी में आइए। तो हमने उनको पहले, सबसे पहले एक दिन सबको अरेंज किया और ये पीईबी स्ट्रक्चर जो हमने पहला खड़ा किया था वो लाके दिखाया। और वहाँ से हमारा जर्नी जो बाईपास रोड का जो वेयर हाउसेस दिख रहा है आपको, वो वहाँ से स्टार्ट वो हुआ। आफ्टर 26 जुलाई स्टार्ट हुआ। मतलब पहले पानी भरा, फिर इनका डिसाइड हुआ कि हम शिफ्ट करेंगे, फिर आपने इनको अप्रोच किया तो ये नए लोकेशन का हुआ है। क्योंकि भिवंडी का लोकेशन वाइज तो चेंज नहीं कर सकते। भिवंडी को पनवेल तो आप बना ही नहीं सकते, लोकेशन नेचुरल लोकेशन है, उसको चेंज नहीं कर सकता, आपको इधर रहना है कनेक्टिविटी। और इस तरह से फिर ये बाईपास पे ये वेयर हाउसेस चलते रहे। 2007 और 8 आते थे, लॉजिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले लॉजिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था और ई कॉमर्स भी नहीं था। अमेजोन का वेयर हाउस इन इंडिया, बैंगलोर में ऑफिस था 2006 और 7 में। हमने 7 और 8 के बीच में उसको 1,25,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस दिया, वाटिका होटल के सामने, बिहाइंड द पाइपलाइन, जहाँ पे आज मेरा ऑफिस है। बराबर है, उसके रिक्वायरमेंट से वेयर हाउस दिया। वो वेयर हाउस आज भी वो यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसका पहला वेयर हाउस है। उससे अच्छे, उससे अपग्रेडेशन के, बेटर साइज के, बेटर हाइट के उसके वेयर हाउसेस हैं, लेकिन अमेजोन ने आज भी वो वेयर हाउस नहीं छोड़ा। ये फर्स्ट उसका वेयर हाउस। तो जैसे जैसे हमको अपॉर्चुनिटी मिलती गई और रिक्वायरमेंट आते गया, हमने बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन उसमें दिया लोगों को, मतलब क्लाइंट को नहीं, जो यूज़र है उसको दिया। क्लाइंट एक अलग चीज़ होता है। हमारे इसमें 3 लोग होते हैं, एक क्लाइंट होता है, एक एक इन्वेस्टर होता है, एक फार्मर होता है, एक यूज़र होता है, एक बिल्डर होता है। तो यूज़र जो हमारा एंड है ना, उसके रिक्वायरमेंट को हमको फुलफिल करना है। तो हमने हमेशा यूज़र के को जो फ़ायदा हुआ और जो हमको मैक्सिमम रेंट देवे, हम लोग मैक्सिमम उसका आउटकम निकाले,
उस हिसाब से हमने जब जब हमको जो जो अपॉर्चुनिटी मिलती गई हमने उसको चांस फुलफिल लेके किया। कन्वर्ट किया, फुलफिल करके ये हुआ। अच्छा, ये इंसिडेंट के टाइम पे आपको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मिला था या किसी का इन जनरल सपोर्ट जिसने आपको सपोर्ट किया ये इंसिडेंट के देखिए, टाइम पे? ये ये सब जो ग्रामीण के जितने भी लोग थे हम्म। वो हमारे सपोर्टर थे। हम्म। अब उसमें ग्रामीण में उस वक्त ऐसा कोई एमएलए तो भिवंडी का था, भिवंडी सिंगल गिना जाता था, हम्म। तो ग्रामीण की पॉलिटिक्स उस लेवल पे थी ही नहीं। हम्म। एमपी दामू बार को शिंगरा था, एक जैसे होता है ना। बाद में हमारे सुरेश टौरे साहब आए, बाद में योगेश पाटिल आया, तो ये हुआ। तो उस टाइम पे जितने भी पंचायत समिति, जिला परिषद, चाहे वो आरसी पाटिल हो, चाहे कपिल पाटिल हो, माधव चौगले साहब हो, फिर हमारे आज के खासदार बाले मामा, ये सब हमारे सपोर्टर रहे, क्योंकि उनका एरिया, उनकी ज़मीन और उनके सबके लिए जो आज मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, वो ग्रामीण ने करके दिखाया 2005 में। 2005 में, क्योंकि सबकी सोच थी, सबकी यूनिटी थी सब। आज हम लोग यूनिटी यूनिटी की बात कहीं पे भी करते हैं, वो यूनिटी हमने 2005 में सबको साथ में लेके उसको प्रूफ करके दिखा, ऐसा है। और उसका रिजल्ट आज ये आपको दिख रहा है। हाँ, क्योंकि आप वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री में इतने प्रोमिनेंट पर्सन है, तो हमने सुना है कि आप उनके लिए रेगुलेशंस भी बनाते हैं, पॉलिसीज भी लाते हैं, लेकिन आपको बिल्डर से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, क्या ये सही है? देखिए, इधर क्या होता है कि जब ये इंडस्ट्री ऊपर आने लग गई और लोगों को दिखने लग गई, दिखने लगी तो लोगों की नज़र में आने लग गई, तो उस पर इंक्वायरी होने लग गई कि भाई ये वेयर हाउस बन क्यों रहे हैं, कैसे बनते हैं, क्या रेट में बिकते हैं, क्या रेंट आता है, फार्मर को क्या फैसिलिटी है। तो जब मैं इस फील्ड में आया 93 में, 96 में पहली बार हमको एमएमआर रीजन में हमको एंट्री मिला। हम लोग भिवंडी एमएमआर रीजन का पार्ट हुए, जैसे एनसीआर होता है दिल्ली का, वैसे हम लोग एमएमआर डीए का एक एमएमआर रीजन करके हम लोग पार्ट हो गए। हमारे पास एक बुक आई, लॉ ऑफ बुक, रूल्स एंड रेगुलेशन। पूरा भिवंडी हमारा जो था वो ग्रीन जोन और कहीं पे U1 U2। अब अगर ग्रीन जोन में मेरे पास, जैसे आज लोग बोलते हैं कि सब इलीगल है, वेयर हाउस इलीगल है, वेयर हाउस गलत बने हुए, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ वेयर हाउसेज जो है फार्मर की अपनी ज़मीनें दी हुई उस पे बने। हमने कोई गवर्नमेंट की जगह पे नहीं कोई वेयर हाउसेस नहीं बनाया। अगर बना उसका टूटना चाहिए, आज नहीं टूटे कल टूटे कभी भी टूटे। हमने कोई गवर्नमेंट की लैंड पे नहीं बनाया, हमेशा प्राइवेट लैंड पे फार्मर की लैंड थी जिसको हमने ये नहीं किया। अच्छा, एफएस है हमारे पास 10%। अभी आप एजुकेटेड पर्सन हो, 10% में वेयर हाउस कैसे करूँगा? मतलब आप मुझे 10,000 स्क्वायर फीट का कोई प्लॉट देते हो और मुझे एफएसआई कितना मिलने वाला, 1000 फुट का, समझे? तो मेरे लिए कैसे प्रॉफिट? एफएसआई 10%, उस 10% में मैं मार्केट का रिक्वायरमेंट पैरेलल वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स के लिए बोलो या किसी के लिए, फार्मा के लिए, कैसे फुलफिल होगा? तो हमने एक पैरेलल सहारा लिया। हमने ये नहीं किया ज़मीन हमारी सारी NA फॉर वेयर हाउस पर्पज़, 10% हमको एफएसआई मिला। हमने ग्राम पंचायत से ग्राउंड प्लस 2 और ये बिल्डिंग्स का हमने, या हमारे को जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पैरेलल हमने परमिशन लिया। वो परमिशन लेने के बाद हमने बिल्डिंग्स बनाई या गोडाउन्स बनाए या वेयर हाउसेज बनाए, उसकी घरपट्टी लगी, उसके NA टैक्सेस हुए। गवर्नमेंट को बहुत बड़ा NA टैक्स जाता है। ग्राम पंचायत को, जो ग्राम पंचायत कहीं हज़ारों रुपए में खाली थी जिसकी घरपट्टी, उसकी करोड़ों में हो गई। बराबर। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गई। और उस ग्राम पंचायत को जहाँ पे मैं हाउस टैक्स भरता हूँ, रिटर्न में मुझे कुछ नहीं देती, ना गवर्नमेंट मुझे देती है। वेयर हाउसेज जो है पूरा सेल्फ सस्टेन, अपने आप में यूनिक कॉम्प्लेक्स सारे खड़े हुए हैं। हमको कोई गवर्नमेंट अप्रोच रोड नहीं देती, हमको पीने का पानी नहीं देती, हमारे पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई पार्किंग एरिया नहीं,
इनफैक्ट आज तक फायर सिस्टम नहीं है हमारे पास। एक फायर ब्रिगेड आपको कहीं पे भी ग्रामीण में नहीं दिखता। हालांकि इतने वेयर हाउसेज है तो इतने होना warehouse, चाहिए फैसिलिटी। बराबर है। तो ये वेयर हाउसेज जो इंडस्ट्री है इसमें 10% हमारे पास एफएसआई रहा। हमने एफएसआई का एक तरह से बोल सकते हो वायलेशन किया, और इतना बड़ा सेटअप आज हमने बनाया जो इंडिया की नज़र में ना, आज दुनिया की नज़र में है, बराबर है। एशियाज बिगेस्ट एशिया का हब बिगेस्ट हब है। और मैं भी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमने दिल्ली, आपको पता नहीं, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत 4-5 साल मैंने एयर कार्गो के लिए काम किया। बॉम्बे में मैंने कोल्ड स्टोरेज जिसको हम लोग पेरिशेबल सेंटर बोलते हैं उसके लिए काम किया। हमने दुबई में जाफजा में काम किया, मोम्बासा काम किया। मैं पूरा बहुत घूमा फिरा। तो जो सिस्टम भिवंडी प्रोवाइड करता है वेयर हाउसिंग का सेटअप, वो मुझे कहीं और दिखा नहीं इतना। ये सबसे बड़ा उसका बेनिफिट है। तो आज वो इंडस्ट्री को जो है वो 10% एफएसआई में थी। 10% एफएसआई में कब तक थी इंडस्ट्री? 2018 में। 2018 तक। 2018 में देखिए, हाँ, बीच में हमारे पास 2007 में एमएमआरडी आ गई, 52 विलेजेस लिए। तो मोटा मोटा आपको बता दूं, यहाँ से वर्पा तक वो एरिया हमारा एमएमआरडी हो गया, और एमएमआरडी हमारी टेक्निकल अथॉरिटी हो गई। उसने 2011 दिसंबर में फर्स्ट प्लान पब्लिश किया, डीपी प्लान। उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया ये जोन रेसिडेंशियल, ये जोन आपका इंडस्ट्री, ग्रीन इंडस्ट्रीज, सर्विस इंडस्ट्री, ये वेयर हाउसेज, और ये डीपी रोड का नेटवर्क डाल दिया। उसको सैंक्शन होते होते 2016 लग गया, दिसंबर, मतलब 17 स्टार्ट। मतलब उससे पहले मुझे अगर कुछ काम करना है तो वही 10% एफएसआई। एमएमआरडी आने के बाद भी मुझे 10% एफएसआई देती है। अब 10% में मैं मेरा सेटअप कैसे करूँगा? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा एमएमआरडी एरिया का। वर्पा के आगे का एरिया जो था वो हमारा अंडर द कलेक्टर था, अथॉरिटीज़ कलेक्टर। बट वहाँ पे भी रूल एमएमआर रीजन के थे, तो वहाँ भी हमारे पास एफएसआई 10% ही था। लेकिन जब फडणवीस गवर्नमेंट आई तो उन्होंने महाराष्ट्र में एक पॉलिसी निकाली, फडणवीस साहब ने, ये आपका लॉजिस्टिक इंटीग्रेटेड पार्क और इंडस्ट्रियल पार्क के लिए। लॉजिस्टिक के लिए आपको मिनिमम 5 एकड़ जगह चाहिए, और इंडस्ट्री के लिए आपको 25 एकड़ जगह। 25 एकड़। लेकिन वो स्पेशल नोटिफिकेशन वाली पॉलिसी थी, बाय रूल पॉलिसी नहीं थी। तो स्पेशल नोटिफिकेशन में कौन जाएगा? जिसके पास मंत्रालय और ऊपर डिपार्टमेंट तक पहुंचने का सोर्सेस होगा, ताकत तो वो जाएगा। तो वो पॉलिसी पे भी इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ, और उसका भी रिजल्ट कुछ नहीं मिला। और इस बीच में इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम से हमारे को परेशान तो किया जाता था। हम सबसे पहले जब परेशान हुए, हम लोग 2008 और 9 के बीच में सबसे पहले हमको स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे हमने मोर्चा निकाला, रोड जाम किया, कहीं हमको ज़रूरत पड़ी तो हमने, हमारे एमएलए रशीद ताहिर साहब थे उस टाइम पे, उनकी हेल्प ली, उनको लेके गए। और इस तरह से हम अपनी इंडस्ट्री को जैसे जहाँ चाह वहाँ से पहुँच के अप्रोच करके इंडस्ट्रीज़ को बचाते रहे। ये इसका वेयर हाउस का ये था। अब अचानक सीएम बन गए हमारे एकनाथ शिंदे साहब पिछले टर्म में। शिंदे साहब को भिवंडी के बारे में काफ़ी स्टडी था, भिवंडी से उनका जुड़ाव भी काफ़ी था, थाना से क्लोजनेस। और 8 से हम लोग कंटिन्यू लगे हुए कि भाई हमारी इंडस्ट्री को हर बार कोई भी आएगा परेशान करेगा, कोई किधर भी हाउस में कुछ भी बोलेगा, कोई कभी कुछ भी करेगा, कोई आरटीआई डालेगा, कोई रिट पिटिशन डालेगा, तो हम लोग कब तक परेशान होते रहेंगे? जब तक वो वेयर हाउस है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक परेशान हूँ। मैं मर जाऊँ तो मेरे को उस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। तो हम हर जगह पे कोशिश करते रहे। कितने बार हम सीएम के पास गए, पृथ्वीराज चौहान से ही सिलसिला स्टार्ट हुआ हमारा, और अब जाके शिंदे साहब के पास हमारा ये एंड हुआ। अब हमारे पास हर जगह ऑप्शंस हैं, क्योंकि यूडीसीपीआर आया, यूनिफॉर्म डीसी रूल्स आए पूरे एंटायर मुंबई छोड़ के एमएमआर रीजन, उसके अंदर नगर पालिका भी आ गई, कॉरपोरेशन भी आ गई, सब। अब हमारा एफएसआई जो है वो
MMRD के अंदर तो 17 में आ गया कि आपको FSI 1 दिया जाएगा, मतलब 17 से मैं लीगल प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। अब वो लीगल नहीं करता हूँ तो मैं गुनाह कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस आ गया। 2020 में UDCPR आने के बाद पूरे एंटायर अप टू शाहपुर एरिया तक मेरे पास शिंदे साहब की मेहरबानी से, CM की मेहरबानी से, उनके पास हमारी एसोसिएशन ने अप्रोच किया तो उन्होंने हमको FSI इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम 1 करके दिया। तो जो 10% था कन्वर्टेड टू 100%। ये सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन हुआ। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं लीगल काम करूं। अब उसके बाद भी मैं अगर लीगल नहीं करता हूं तो मैं गुनाह करता हूं, गलत करता हूं। अब 10% देने के बाद बोलोगे आप लीगल क्यों नहीं किया, तो इतना बड़ा जो सेटअप है, हम हमेशा बोलते हैं जो भी पॉलिटिशियन इसके ऊपर उंगली उठाता है या जो बाहर की ताकत है दूसरे उस पर अगर ये सब उंगली उठाते हैं, हम इस चैनल के ज़रिए भी गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं कि इस सेटअप को बंद करते हैं, बट इससे पहले आप नया सेटअप तो बना के बताओ। आज ये एंटायर भिवंडी के अंदर इतनी सर्विस इंडस्ट्रीज इस वेयर हाउस के इसमें चल रही है, अंदर में वेयर हाउसेस चल रहे हैं, ई-कॉमर्स चल रही है। आपको पता है कितना स्क्वायर फीट काम होगा ये भिवंडी में, पूरे तालुके में? एक रफ फिगर इसके क्या अंदर है? अच्छा, दूसरी बात, आपके जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जितने भी अपग्रेडेशंस है, जिसको आप इम्पोर्टेड मशीन बोलते हो, डोनियर बोलते हो, सोल्जर बोलते हो, एयर जेट बोलते हो, रैपियर जो बोलते हो, वाटर जेट, एयर जेट, वो सब जितने भी यूनिट्स है वो MMRD रीजन में भिवंडी कॉर्पोरेशन के बाहर चल रहे हैं। वहाँ एक रोज़गार मिल रहा है। सोनाल इज़ वन ऑफ द बेस्ट हब फॉर अपग्रेड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। आज हम लोग कम से कम जो वेयर हाउस सर्विस इंडस्ट्रीज और उसमें लूम इंडस्ट्रीज भी आ गई, एंटायर इस एरिया की बात करता हूँ, आप कम से कम मुझे लगता है कि 15 करोड़ स्क्वायर फीट बांधकाम है। 15 करोड़ स्क्वायर फीट? 15 करोड़ दावे के साथ बोलता हूँ। अब 15 करोड़ स्क्वायर फीट का मैं हाउस टैक्स भरता हूँ, 15 करोड़ स्क्वायर फीट का मैं NA का वार्डवी बांधकाम मतलब एक्स्ट्रा बांधकाम के उसका टैक्स भरता हूँ, जो आज तक कहीं 1000 करोड़ रुपया हो गया, बराबर है। 5 रुपया भी स्क्वायर फीट में अगर घरपट्टी गिनता हूँ तो 15 करोड़ स्क्वायर फीट में घरपट्टी कितना हो गया? घरपट्टी किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को ही जा रहा है। हाँ, ग्राम पंचायत को जा रहा है। उसके सामने मुझे क्या मिल रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं, रोड नहीं मेरे पास, उल्टा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। और इस इंडस्ट्री पे जिसको मन में आया पत्थर मार रहा है, जिसके मन में आया उसको। अब जब इसीलिए मैंने बताया कि आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि इस इंडस्ट्री को, ये आपको इलीगल लगता है, इस इलीगल को बंद करके आप देखिए। अगर आपने इस इंडस्ट्री को, मैं भी राजी हूँ, मेरे एसोसिएशन को बोलूँगा कि हम ये इंडस्ट्री को कुछ दिनों के लिए बंद करते हैं। बंद करने से पूरा वेयर हाउस इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगा। उससे सबसे पहले प्रॉब्लम में कौन आएगा पता है आपको? सारे एसेंशियल आइटम एंड मेडिकल इक्विपमेंट, इनफैक्ट आपके हार्ट के क्या बोलते हैं, सलाइन, इंजेक्शन, वॉट एवर, क्योंकि सारे फार्मा तो भिवंडी में। And all are dependent upon warehouse industries. इस कोरोना में रेमडेसिविर आपको मिलता कहाँ से था? वेयरहाउसेस से ही। हाँ, सिप्ला, तो सिप्ला किधर था? भिवंडी था, बराबर है। मतलब स्टॉकिंग का एक मेजर हब महाराष्ट्र में भिवंडी है। तो इसको अगर बंद करना है तो बॉम्बे जो है एकदम लावारिस हो जाएगा, बॉम्बे ख़त्म हो जाएगा। और बंद करना है, गवर्नमेंट डिसाइड करे। हम स्ट्राइक नहीं करना चाहते, हम और आप गवर्नमेंट मिल के आए, हम 3 दिन बंद कर देंगे गोडाउन को। अब उसका इफेक्ट देखो क्या होता है। सिर्फ मैं बोला एसेंशियल सारे आइटम्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे। एसेंशियल्स है, फार्मा है, सब क्लोथिंग है, सब सब है। और आज बाहर से मेरे पास अंबरनाथ, बॉम्बे, थाना, बदलापुर, शाहपुर से लोग डेली अप डाउन करने वाले लोग हैं। आज इस इंडस्ट्रीज में लगभग मुझे लगता है कि 3.5 लाख इस लोग काम करते हैं, और 1.5 लाख और बोलता हूँ जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब 5 लाख लोगों का कम से कम नेटवर्क है।
ट्रांसपोर्टर है, वाराई है, चाय वाला है, पानी सप्लाई वाला है। जॉब हाँ, अपॉर्चुनिटीज पे जॉब आने से मिलेगा। पहले हाँ। आप थाने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है जीडीपी ग्रोथ के लिए उसके भी मेंबर है, राइट? तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है वेयरहाउस इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी इटसेल्फ? आज मुझे वही बता रहा हूँ मैं कि ये इंडस्ट्री आज एक्सपांड होने के लिए इसको चांस मिल गया, क्योंकि भिवंडी में मेरे पास देखिए 2 रोड थे मेरे थे जिसके बेस पे मेरी वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। लॉजिस्टिक भी वो 2 रोड को देख के आया, नेशनल हाईवे। अब हमको एक्स्ट्रा बोनस पे बोनस गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, हमको समृद्धि मिला, बराबर। लॉजिस्टिक सेटअप होने के बाद समृद्धि मिल रहा है, बराबर। बड़ौदा एक्सप्रेसवे मिल रहा है जो दिल्ली तक जा रहा है। समृद्धि से मैं नागपुर से जब समृद्धि पे वापस आता हूँ तो मुझे JNPT रोड मिल रहा है डायरेक्ट। लेफ्ट जाता हूँ तो जब मैं नागपुर से आता हूँ तो लेफ्ट जाऊँगा तो JNPT भिवंडी आने के बाद, और राइट जाता हूँ तो बड़ौदा एक्सप्रेस। फिर अलीबाग विरार कॉरिडोर मिल रहा है, बराबर। बुलेट ट्रेन में इसलिए नहीं बोलता कि बुलेट ट्रेन का मेरा वेयर हाउस से कोई मतलब नहीं है, बराबर। फिर रेलवे का ये बन रहा है कॉरिडोर, जो फ्लाइट ये बोलते हैं वो बन रहा है। तो भिवंडी को ये प्लस प्लस अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है ना, ये मेरा नया भिवंडी का वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट को अभी ओपन किया। अभी तक हमने जो किया वो टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड करते हैं, बट अब हमको पता है कि नेक्स्ट 25 साल को मैं किस तरह से देखूं। मतलब लोकल लोग को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, काम हाँ, करने काम भी मिल रहा है, और काफ़ी इंडस्ट्रीज अभी एक धारावी पूरा शिफ्ट होगा, बराबर है। धारावी की सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है वो भिवंडी में आना चाहती है। वेयर हाउस तो आते ही है, आप जाने दीजिए। मलाड वेस्ट में जितने भी है छोटे छोटे इंडस्ट्री, प्लास्टिक की, पैकेजिंग की, सबको कंफर्ट भिवंडी लगता है, बिकॉज भिवंडी सस्ता है, जॉब करने वाले इजी मिलते हैं। आज आप सोनाली, आप शाम में आ जाओ मेरे पास पाइपलाइन के पास, कितनी मुस्लिम्स लेडीज़ बुर्का पहन के जॉब करने आती है, आप देखो। और कभी भी आज तक एक इंसिडेंट एक्सीडेंट कभी इस तरह का हमने सुना नहीं, कभी छेड़छाड़ी सुनी नहीं। मतलब सिक्योरिटी एंड सेफ भी है। डिपेंड करता, बताया ना, पब्लिक के ऊपर। पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है वो तो। लोकल पब्लिक जैसी रहेगी, आने वाले को अच्छा रिस्पांस देगी। बिल्डर्स कौन है? बिल्डर्स बॉम्बे थाना से, हम थोड़ी बिल्डर हैं। हम भी तो इस पार्ट ऑफ मराठी एज ए कोकनी है, जैसे वो आगरी है। बिल्डर हमारे पास कौन है? ज़्यादातर गुजराती मारवाड़ी जो बाहर से आए उधर बिजनेस करने का, तो उनको हमने वेलकम किया। लोकल लोगों ने, आगरी लोगों ने उनको वेलकम किया, उनको जगह दी, और उन साथों साथ उनका भी भला हुआ, उनको भी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी मिली, तो साथ में इन्होंने पैसा कमाया, ये चीज़ हुआ। तो अब भिवंडी की वेयरहाउस इंडस्ट्री के लिए और फ्यूचर पोटेंशियल क्या हो सकता है कि ये कैसे और आगे इवॉल्व हो सकती है, कैसे और अपग्रेड हो सकती है? अपग्रेड होने के लिए मैंने ये बताया कि अभी हमारे पास समृद्धि आने से या रोड कनेक्टिविटी अच्छी होने से, एक्सप्रेस होने से क्या होता है, डिस्टेंस कम होने से 2 सिटी नज़दीक आ जाता है ऑटोमेटिकली। आज बॉम्बे जाना डिफ़िकल्ट जॉब है, 2 घंटा है, बराबर। 2 घंटे पहुंचोगे भी, ये भी गारंटी के साथ आप नहीं बोल सकते। ट्रैफिक जिससे क्या हुआ कि बॉम्बे इतने नज़दीक होके भी बॉम्बे टाइम के हिसाब से दूर हो गई, बराबर। एक्सप्रेस वे जितने बन रहे हैं वो, और स्टार्ट भी भिवंडी से हो रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी भिवंडी से। भिवंडी को कनेक्टिविटी प्लस प्लस मिल रही है, तो एक्सपांड हो रहा है भिवंडी। लैंड तो बहुत पड़ी है मेरे पास, ऐसा नहीं कि लैंड पड़ी नहीं। आने वाले फ्यूचर में भिवंडी में मुझे लगता है कि, मैंने GTP ग्रोथ की जब मीटिंग हुई थी उसमें भी मैंने कहा था कि मुझे कम से कम एवरी ईयर 10 से 15 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउस और चाहिए, कम से कम एवरी ईयर 10 से 15 लाख स्क्वायर फीट सिर्फ वेयर हाउस चाहिए। उसके साथ दूसरी इंडस्ट्रीज आ रही, वो तो अलग कहानी है। उसके साथ अदर इंडस्ट्रीज आ रही, जो मैं धारावी शिफ्ट हो रही बोल रहा हूँ, मलाड शिफ्ट हो रहा है, बॉम्बे का सबब शिफ्ट हो रहा है। और शिफ्ट होने की वजह एक ही कि यहाँ पे कोई दादागिरी नहीं है, पॉलिटिकल दादागिरी नहीं है, लोकल लीडरशिप का प्रॉब्लम नहीं है। ये सब जो है इसको, भिवंडी के लोग वेलकमिंग बहुत है। हाँ, पहले से रहे। जितने भी माइग्रेंट लोग इस भिवंडी में आए, सिटी के अंदर भी आए,
आज भिवंडी के लोकल पॉपुलेशन के लोग कौन है? कुछ नहीं है, आटे में नमक भी नहीं है। तो भिवंडी ने हमेशा माइग्रेंट पीपल, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का, कोई भी रिलीजियस का, कोई भी कास्ट का रहा, उसको वेलकम किया। और ऊपर वाले की भी माया देखो, हिजरत में जो बरकत बोलते हैं, पैसा भी उनको ही दिया ऊपर वाले ने। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो भिवंडी में वेयर हाउस का फ्यूचर जो है बहुत अच्छा है, बहुत उस पर लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं, और सोर्स ऑफ इनकम भी है। ऐसा नहीं इन टर्म्स ऑफ रेंट, मैंने बताया ना, इन्वेस्टर्स को रेंट मिलता है। ये वेयरहाउस एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसा है कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, पॉजिटिव है, क्या है? देखिए, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज में बेनिफिट ये है कि आपके पास अगर कोई, आप अच्छा, दो तरह के लोग हैं। एक बेसिक जिसके पास नीड्स है और उस सोचता है कि मुझे रेंट इनकम हो जावे, तो वो पैसा लगाता है वहाँ पे, और छोटे छोटे वेयर हाउसेस में छोटे छोटे रेंट पे उसका घर का गुजारा होता है। एक होते हैं प्लेयर जो, जिनके पास बिजनेस बहुत अच्छा क्लास का है, उनके पास पैसा है, तो उनको प्रॉपर्टीज़ खरीदना है। तो प्रॉपर्टी खरीदना है तो प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ जाए, प्रॉपर्टी भी देखते हैं, तो वो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब यहाँ से आप बोलोगे लंदन, अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ के लोगों ने भी, जो NRI बैठे हैं, उनके भी वेयर हाउस में पैसे एज ए इन्वेस्टमेंट लगे हुए हैं भिवंडी में। यस, इनफैक्ट पहले से लगे हुए हैं। और अभी हमारे मुस्लिम्स में भी रुझान ज़्यादा हो गया है। तो एक कल्चर वो है। दूसरा एक कल्चर जो मैं हमेशा उसके खिलाफ रहता हूँ, कि अब बातें हमारे कम्युनिटी में या इसमें या किसी के भी इसमें, आपका एक बिजनेस चल रहा है, जैसे आपका जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस चल रहा है, आप कभी समझो शायद लूम इंडस्ट्री से हो, बराबर है। अब आप सोचो कि यार मेरे पास आज समझो 1500 लूम है, बच्चा परेशान, टाइम नहीं दे पा रहा है, या आपको इंटरेस्ट नहीं है, या कुछ भी कर रहे हो, या अपग्रेडेशन नहीं करते, आप क्या करते हो? 1500 लूम में से 700 लूम बेच डालते हो और गोडाउन लेने जाते हो, बराबर। और डिपेंड हो जाते हो अब रेंट की इनकम पे। अब जब रेंट की इनकम पे डिपेंड होते हो तो आपका विज़न छोटा हो जाता है, आपका दायरा छोटा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है 1 तारीख हो जाएगी, मुझे इतना पैसा आने है, ये पैसे से मुझे बाइक खरीदनी है, पैसे से मुझे कार खरीदना है, ये पैसे से मुझे इधर घूमने जाना है। तो वो शॉर्ट विज़न होता है। जैसे वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया, तो आदमी घर में बैठ के काम कर रहा है, बराबर, लोगों से मिलता नहीं है, उस तरह का सिस्टम हो जाता है। वो मैं हमेशा मना करता हूँ कि आप अपने बिजनेस को शॉर्ट मत करो। आपको प्रॉपर्टी लेना, फ्लैट लेते थे, जगह लेते थे, उसकी जगह पे वेयर हाउस लो, ठीक है, और उससे रेंट इनकम जनरेट करो। लेकिन हमारे लोगों में ज़्यादातर रुझान ये हो गया है कि हम अपना बिजनेस शॉर्ट करते हैं, लूम में ज़्यादा कमाई नहीं है, इसमें कमाई नहीं है, ये अपना गाले का दुकान का भाड़ा कमा, रिस्क लेते हाँ, वो करने जाते हैं, वो वहाँ पे गलत कर रहे हैं। ऐसा है। मतलब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी तो है, लेकिन सब छोड़ के उसे पीछे मत लगो, साइड बाय साइड के लिए अच्छा है। आप एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसमें आपके पास काम करने के लिए आइडियाज़ हैं, विजन्स है, लॉस सहने की ताकत है, प्रॉफिट को हजम करने की ताकत है। रेंट क्या, रेंट एक कांस्टेंट है, तो हर चीज़ में फिर आप डाउन हो जाते हैं। ये मेरा अपना मानना है। मेरे फ्रेंड्स और जितने लोग से भी मिलता हूँ, मैं उनको बताता हूँ भिवंडी से, वो अक्सर ये बोलते हैं कि हमारे फादर लोग सोचते हैं कि वो हमारा रिटायरमेंट प्लान रहेगा कि हम भिवंडी में वेयर हाउसेस लेके उसकी रेंटल इनकम पे डिपेंड हो जाएंगे। तो ऐसे बाहर के लोग भी बहुत सोचते हैं, आई थिंक, कि भिवंडी में वेयर हाउसेस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से भी। आप सरप्लस करो, उसको प्लस करो। आपका सोर्स ऑफ इनकम को डिस्टर्ब नहीं करते, उसको प्लस कैसे करना था? वेयर हाउस लो। मैंने जो चीज़ बताई कि बिजनेस को कट करो, आपके बिजनेस में स्कोप है, अपग्रेडेशन है, आप सोचते हैं यार इतनी मेहनत क्यों करने का, इससे अच्छा रिटर्न तो मुझे वेयर हाउस में मिलता है। अब उसमें जा रहे हो, वहाँ पे रहोगे। आप बिजनेस का ग्रोथ करते रहो, और एक्स्ट्रा कमी जो आपको पैसा कमाना है उसके लिए आप वेयर हाउस में इन्वेस्टमेंट करो, समझ में आता है। लैंड में इन्वेस्टमेंट करते अप्रिसिएशन मिलने वाला है, बाद में मिलेगा, टाइम लगेगा। बट वेयर हाउस में तो आपने आज डाला, अगले महीने से आपके पास पैसा आ रहा है, रेंट, ये बात। और रेंट भी बहुत इजीली और आसानी से होता है, उसमें रुकने का डर नहीं होता, कहीं पे भी फंसने का डर नहीं होता रेंट में, क्योंकि ज़्यादातर नेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं, तो वो सिस्टम टाइमली पेमेंट्स हाँ, करते उनका हैं। टाइमली पेमेंट चलते रहता है। ऐसा है। थैंक यू सर, मैं बहुत
भिवंडी के वेयर हाउस इंडस्ट्री के बारे में तो इतना आइडिया भी नहीं था, इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। आपने बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में और एज अ पॉइंट ऑफ इंजीनियर भी, डेवलपर भी, इन्वेस्टर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, जिसमें हमें को भिवंडी की हिस्ट्री देखने मिलती है, डेवलपमेंट देखने मिलता है, एवोल्यूशन देखने मिलता है हमारे भिवंडी का, हम ऐसी वीडियोस और पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम लाइफ इन भिवंडी।